तो फिल्म के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि थॉर के स्पेसशिप के आगे एक दूसरा शिप आकर रुकता है और यह स्पेसशिप किसी और का नहीं बल्कि द ग्रेट थानोस का ही था। दरअसल यहाँ पर थानोस अपने पूरे टीम के साथ आया हुआ था। पता चला कि उसकी टीम का नाम ब्लैक ऑर्डर था। यहाँ पर हम देखते हैं कि थानोस के सभी आर्मी थॉर के शिप में जाते हैं तो वहाँ जाते ही वे लोग वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद थानोस चलकर लोकी के पास आता है ताकि उससे स्पेस स्टोन ले सके, लेकिन तभी थानोस वहाँ पर थोर को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी उसी बीच हमारी हल्क की जबरदस्त एंट्री हो जाती है और यहाँ पर हम उन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट देख पाते हैं। अच्छी बात तो यह था कि हल्क के पास सुपर ह्यूमन पावर है, साथ में थानोस भी कुछ कम नहीं था क्योंकि अब तक का वो भी सबसे ताकतवर ह्यूमन में से एक था, जबकि उसे पूरे ब्रह्मांड के ताकतों में से एक माना जाता है। यहाँ पर हम दोनों में काफी तगड़ी फाइट देखते हैं। स्टार्टिंग में तो दोनों लगभग एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब क्योंकि थानोस हल्क से काफी ज्यादा पावरफुल था तो इसीलिए हल्क उसके आगे टिक नहीं पाता। हल्क को जोर से पटकने पर वो वहीं पर ढेर हो जाता है और यही बात जब हेमडल को इस बात का रियलाइज होता है कि थानोस के सामने कोई टिक नहीं पा रहा तो बिना देरी किए वो हल्क को वहां से वापस पृथ्वी पर भेज देता है। लेकिन थानोस जब उसे ऐसा करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आने लग गया। इसी वजह से वो हेमडल को वहीं पर ही जान से मार डाला। इसी के साथ थानोस थोर को भी जान से मारने की कोशिश करता है, जिस पर लोकी उससे कहने लग गया, प्लीज ऐसा मत करो। लोकी चाहे कितना भी बुरा था लेकिन थोर था तो उसका भाई ही। अपने भाई के बदले में लोकी थानोस को स्पेस स्टोन देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो उस स्टोन को थानोस के हाथों सौंप देता है। लेकिन थानोस तो यहाँ पर भी चिटिंग कर गया। वो फौरन से लोकी को जान से मार डालता है। यह देखने के बाद कि उसकी भाई की जान ले ली गई है तो उसे काफी गुस्सा आ गया, साथ साथ उसे काफी बुरा भी लगा था। लेकिन अब क्योंकि उसके हाथ पैर बांधे गए थे इसीलिए वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद थानोस अपने तीसरे स्टोन को हासिल करने के लिए उस शिप से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो इस शिप को काफी बुरे तरीके से एक्सप्लोड कर दिया था। अब क्योंकि वो बड़ा सा शिप पूरे स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो चुका था इसीलिए थॉर भी वहीं स्पेस में फ्लाई कर रहा था। लेकिन ठीक वक्त पर वहां गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम पहुंच गई और जब वो थॉर को स्पेस में तैरता हुआ देखते हैं तो वहीं उसे अपने शिप में लेकर आते हैं। वहां पर मेंटिस भी थी जिसके पास किसी का भी माइंड पढ़ने की एबिलिटी थी और जब वो थॉर के सर पर अपना हाथ रखा तो उसे पता चला कि यह शख्स काफी दुखी है, काफी तकलीफ में गुजर रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसने काफी सारे अपनों को खोया था कि तभी अचानक से थोर को भी आंख खुल जाती है और यहाँ पर वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को रिवील किया कि थानोस आ चुका है और अब वो इन्फिनिटी स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी मदद से वो इस पूरी दुनिया को 2 भागों में कर सकता है। मतलब कि वो यहाँ पर खुद का साम्राज्य बनाना चाहता है। डिस्ट्रॉय के साथ साथ पृथ्वी के सारे जीव जंतु को मौत के घाट उतार देगा। इसीलिए यही सब देखते हुए वे सभी यहाँ पर अपनी 2 टीम्स बना लेते हैं। एक टीम में थोर के साथ रॉकेट और ग्रूट थे और दूसरी टीम में पीटर क्विल गामोरा के साथ नेबुला और ड्रैक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर थोर पीटर को कहता है कि जब तक मेरे पास मेरा हथियार यानी मेरा हैमर मौजूद नहीं होगा तब तक मैं थानोस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसी वजह से उसे अपना हथौड़े को लेने के लिए निदावेलिर नाम की जगह के लिए निकलना पड़ जाता है। दूसरी तरफ पीटर क्विल के साथ गामोरा और नेबुला नॉवेयर में पहुंच जाते हैं। पता चला कि यह वो जगह थी जहां पर दी कलेक्टर रहता था क्योंकि उसी के पास ही तीसरी स्टोन था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि हल्क को हेमडल ने अर्थ पर भेज तो दिया था लेकिन उसकी लैंडिंग थोड़ी अच्छी दिख रही थी क्योंकि वो न्यूयॉर्क के सेंटर में आकर गिरा हुआ था। यह वही जगह थी जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग थे। उन दोनों को देखते ही हल्क बताने लग गया कि थानोस आ चुका है और अब हमें कोई नहीं बचा सकता। उसकी घबराहट को देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज की भी पसीने छूटने लग जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस बैनर यानी हल्क के साथ साथ टोनी स्टार्क यानी मूल भाषा में कहे तो आयरन मैन से मदद के लिए जाते हैं। वहां पहुंचकर ये दोनों टोनी स्टार्क को बताते हैं कि थानोस आ गया है और वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा हुआ है जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स और हमारी पृथ्वी को खतरा है और अगर उसने सारे स्टोन्स को हासिल कर लिए तो हमारा ये अर्थ सीधा खतरे के मुंह में जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सभी स्टोन्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आगे चलकर कंफ्यूजन ना हो। पहले नंबर पर आता है पावर स्टोन जो पर्पल कलर का था। इसके अंदर यह पावर मौजूद होता है कि ये स्टोन किसी भी इंसान के अंदर के पावर को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। सेकंड नंबर पर आता है स्पेस स्टोन जो कि आसमानी कलर का था। इसके अंदर यह पावर मौजूद रहती है कि किसी भी चीज को बहुत ही आसानी के साथ एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर सकती है। तीसरे नंबर पर था द रियलिटी स्टोन जो यह वाला रेड कलर
कलर में था। अब इस स्टोन के अंदर की पावर यह था कि किसी भी रियलिटी को बहुत ही आसानी के साथ बदल सकता था, मतलब कि क्लाइमेट को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। चौथे नंबर पर था द टाइम स्टोन, जो दरअसल ये वाला स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास था। इस स्टोन की पावर यह था कि अपनी मर्जी से टाइम लाइन को आगे पीछे कर सकता था। पांचवें नंबर पर था द सोल स्टोन। इसमें यह पावर था कि कोई भी इंसान का सोल हमारे हाथों में दे देती है, यानी कि अगर हम जो चाहे उस सोल से बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। 6 नंबर पर था और जो कि लास्ट स्टोन भी था, द माइंड स्टोन। इसमें यह पावर मौजूद थी कि यह किसी की भी माइंड को कंट्रोल कर सकता था और ये किसी भी इंसान को टेलीकिनेटिक पावर शिफ्ट कर सकती है, जो कि किसी भी सामान को हवा में एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ा सकता है। और इन्हीं सारे स्टोन्स को हासिल करके थानोस इस पूरी दुनिया में अपनी एक नई साम्राज्य बनाना चाहता है। वो चाहता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन पर जितनी ज्यादा ह्यूमैनिटी बच चुकी है, उन सभी को आधा आधा बांट दिया जाए, जिससे कि रिसोर्सेज उन सभी लोगों को पूरी तरह से मिल सकेंगे और इससे पूरी दुनिया 100% सुरक्षित हो सकेगी, में बैलेंस भी बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर थानोस आधे से ज्यादा ह्यूमैनिटी को खत्म करने की बात कर रहा था और वजह भी यही था कि वो उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए पागल हुआ घूम रहा है। और जब यह सारी बात टोनी स्टार्क को पता चलता है कि थानोस इस पूरी यूनिवर्स से आधी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता है, तो तब वो सोचता है कि क्यों ना इन 6 स्टोन्स में से एक को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहने लगा कि जो टाइम स्टोन आपके पास है, क्यों ना हम उसे ही खत्म कर दें, ताकि थानोस कभी भी अपने इस मिशन में कामयाब ना हो सके। तब यह सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगे कि मैं मरते दम तक इस टाइम स्टोन की प्रोटेक्शन में लगा रहूंगा, इसीलिए मैं कभी भी इसे डिस्ट्रॉय होने नहीं देने वाला। तब यहाँ पर भी वो सोचते हैं कि विजन के पास भी तो उसके सर में लगा हुआ माइंड स्टोन है, और अगर हम इस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो थानोस वो चीज कभी नहीं कर पाएगा जो करना चाहता है। इसीलिए वो फौरन विजन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि विजन ने तो अपना ट्रांसपोर्टर बंद किया हुआ है, क्योंकि उधर एवेंजर्स की टीम 2 हिस्सों में बट चुकी थी। एक टीम जो कि आयरन मैन के साथ थी, जबकि दूसरी टीम कैप्टन अमेरिका के साथ थी। और यही वजह था कि वो सभी विजन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी वहां पर ब्रूस बैनर यानी हल्क टोनी स्टार्क को कहने लगा कि शायद कैप्टन अमेरिका को विजन के बारे में पता होगा, इसीलिए तुम उसे कॉल करके उसके लोकेशन का पता लगा लो। तब टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन कहता है कि नहीं नहीं, मेरी तो उससे जरा सा भी नहीं बनती, मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता। जिस पर ब्रूस बैनर उससे कहा कि लगता है कि तुम्हें अभी पता नहीं है कि हमारा सामना किससे होने वाला है, चलो मेरी बात मानो, जल्दी से उसे कॉल करो। कि तभी अचानक से उन्हें वहां पर किसी चीज की आवाज सुनाई दे पड़ती है, और जब ये लोग विंडो से बाहर देखते हैं तो वहां पर उन्हें बहुत ही बड़ा शिप न्यूयॉर्क पर सीधा लैंड करता हुआ दिखाई देता है। यह देखने के बाद वे समझ जाते हैं कि यह मुसीबत हमारे सिर पर आ चुकी है। इसी अजीब तरह से दिखने वाले स्पेस शिप के बारे में स्पाइडरमैन को पता चल गया था, और वो भी उस शिप को देखते हुए अपने स्कूल बस से निकलकर वहां से भाग गया और उसी स्पेस शिप के पीछे लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस स्पेस शिप में 2 अजीब तरह के लोग निकलकर बाहर आते हैं। उनमें से एक का नाम इबोनी था और एक का नाम ऑब्सिडियन था। इबोनी के पास टेलीकिनेटिक पावर्स थे, जो कि किसी भी चीज को बगैर टच किए एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर उसका कीमा बना सकती है। और जो ऑब्सिडियन नाम का क्रिएचर था, उसके अंदर बहुत सारे सुपर ह्यूमन पावर्स होते हैं। अब क्योंकि उन्होंने टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए उन दोनों विरोधी के बीच यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन हम देख पाते हैं। जब टोनी स्टार्क अपना आयरन मैन मार्क 50 प्रेस करते हैं तो पूरी तरह से नैनो पार्टिकल्स के सूट में कन्वर्ट होते हुए दिखाया जाता है, और वो एक ही बार में ऑब्सिडियन के किए गए वॉर को रोक लेता है। यहाँ पर दोनों विरोधी के टीम में बहुत ही खतरनाक फाइट के सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि इबोनी पावरफुल था, इसीलिए वो अपने कामों में कामयाबी हासिल करता रहता है। इसके बाद वो टाइम स्टोन निकालने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है, और अब क्योंकि टाइम स्टोन को डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा और कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता था, तो इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ अपने स्पेस शिप में लेकर जाता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके शिप में टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन और स्पाइडरमैन दोनों एंटर हो चुके हैं। इसके बाद हमें विजन दिखाया जाता है। अब क्योंकि थानोस की टीम यानी ब्लैक ऑर्डर के पास उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी के फ्लो को रीड करने की पावर थी, तो इसीलिए पहले
पहले वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन लेने के लिए गए थे और साथ ही विजन के सर से माइंड स्टोन निकालने के लिए प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कोर्वस ब्लेड जाते हैं। यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कोर्वस ब्लेड उन दोनों यानी विजन और वांडा से काफी ज्यादा पावरफुल थे। अब यहाँ पर कोर्वस ब्लेड के पास एक ऐसा ब्लेड मौजूद था जो किसी भी इंसान के बॉडी में घुसकर उसे काफी इंजर्ड कर सकता है, तो वो उसी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए वो विजन को इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वांडा इस फाइट में अब अकेली पड़ जाती है। इसीलिए वो दोनों वांडा पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर दी कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं और वो वहां पर आते ही फैल्कन और नताशा के हेल्प से उन दोनों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। और जब ये लोग उन दोनों को मारने ही वाले थे, तब वो दोनों यानी प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कोर्वस ब्लेड एक पोर्टल ओपन करके वहां से भाग जाते हैं। अब क्योंकि विजन काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, तब ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो ब्लैक पैंथर की हेल्प लेंगे ताकि विजन को फिर से रिकवर कर सकें। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके वापस गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की तरफ दिखाया गया था, जहां पर गामोरा और पीटर क्विल बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर गामोरा पीटर से कहती है कि काफी सालों पहले की बात है कि जब थानोस हमारे प्लेनेट पर भी आया हुआ था और उसने हमारे प्लेनेट के आधे लोगों को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। उन्हीं लोगों में मेरी मदर भी शामिल थी, लेकिन इस बार थानोस को मैं ऐसा करने नहीं देने वाली और मेरे पास एक सीक्रेट है जिसके लिए मुझे लेने के लिए थानोस यहाँ पर जरूर आएगा। और वो पीटर को कहती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करनी होगी कि अगर मुझे थानोस अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करें तो तुम्हें मुझे जान से मार देना होगा। यहाँ हालांकि पीटर क्विल ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो गामोरा से प्रॉमिस कर लेता है, जिसके बाद वो सीधा नोवेयर पर चले जाते हैं, यानी जहाँ कलेक्टर रहता था। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि थानोस इसे मारने की धमकी देता है और कहने लगा कि अगर तुमने मुझे द रियलिटी स्टोन लाकर नहीं दी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन वहाँ पर गामोरा फौरन से थानोस को मार डालती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि थानोस तो उनसे पहले ही वहाँ पर आ गया था और उसने कलेक्टर से दी रियलिटी स्टोन भी ले लिया था। और जो अभी अभी हमने देखा था वो दरअसल थानोस ने इनके लिए एक एक्स्ट्रा एंटिटी एनर्जी क्रिएट की हुई थी ताकि गामोरा उसकी ट्रैप में फंस जाए। जब पीटर क्विल को इस बारे में पता चलता है कि थानोस गामोरा को अपने साथ लेकर जाने वाला है, तो वो गामोरा को अपने गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन थानोस उसके गन में से बुलेट की जगह बबल्स बना देता है। इसके बाद वो गामोरा को लेकर वहाँ से निकल गया। यहाँ से अब हमें उसी लैंड की हुई बड़ी सी स्पेसशिप का सीन दिखाया गया जो अभी न्यूयॉर्क में लैंड की हुई थी। यहाँ पर इबोनी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ था, लेकिन अब क्योंकि उस स्पेसशिप में आयरन मैन के साथ स्पाइडरमैन भी मौजूद थे, तो इसीलिए वो बहुत ही लड़ाई झगड़े करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेते हैं। साथ ही वो इबोनी को स्पेस में मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों के बीच डिस्कशन होनी शुरू हो जाती है। टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं कि मैं थानोस को इस टाइम स्टोन के लिए अर्थ पर लाकर बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवाने नहीं दे सकता, और अगर वो इस टाइम स्टोन को लेना चाहता भी है तो उसे लड़ने के लिए हमें कहीं और बुलाना पड़ेगा। अब क्योंकि थानोस टाइटन प्लेनेट से आया था, तो इसीलिए वो लोग टाइटन प्लेनेट पर जाकर लड़ने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमें थानोस के साथ गामोरा दिखाई जाती है, जो कि दोनों वॉर जोन में होते हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात रेड स्कल से हुआ। यहाँ पर हमें रेड स्कल सोल स्टोन के गेट कीपर दिखाया गया है। यहाँ पर थानोस रेड स्कल से पूछने लगा कि सोल स्टोन को कैसे हासिल किया जाता है। तब रेड स्कल थानोस को बताता है कि सोल स्टोन सारे स्टोन में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस स्टोन को हासिल करने के लिए हमें किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि वो एक सोल स्टोन है। इसलिए सोल के बदले वो सोल मांगता है, यानी सोल स्टोन को हासिल करने के लिए एक जान की कुर्बानी देनी होगी। यह सुनने के बाद यहाँ पर थानोस अपने बेटी गामोरा को ही सेक्रीफाइस कर देता है। उसके पास चौथा स्टोन यानी सोल स्टोन भी आ जाता है। दूसरे सीन में हमें थोर के साथ ग्रूट और रॉकेट दिखाए जाते हैं, जो कि एक ऐसी एरिया में पहुंचते हैं जहां पर छोटे लोग यानी बौने रहते हैं, क्योंकि बौने ही तो सबसे अच्छे वेपन्स बना सकते थे। यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं कि जब उन बौने ने थोर का वेपन यानी हथौड़ा बनाया हुआ था, तब थानोस ने उस जगह के सारे भट्टियों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, और साथ ही साथ उन सभी बौने में से सिर्फ एक को ही वहीं पर जिंदा छोड़ा हुआ था। और जब थोर को जब यह बात पता चलती है, तो वो उनमें से एक बौने की हेल्प करने के लिए कहता है, जिस पर वो बौना कहा कि सॉरी, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया और थानोस के कानों तक खबर पहुंच गई तो वो मुझे और इस पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन जब थोर उसे ये कहता है कि अगर मुझे मेरा हैमर मिल गया तो मैं थानोस को जरूर हरा दूंगा, तब उसकी बात सुनकर फाइनली वो बौना थोर की मदद के लिए एग्री हो जाता है।
इसीलिए अब वो एक नए वेपन को बनाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि हैमर को बनाने के लिए जो मेटल उन्हें चाहिए, उस मेटल को पिघलाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है वो सिर्फ सूरज से ही मिल पाएगी। लेकिन सूरज की पावर इतना तेज है कि अगर उसे सीधा उस मेटल पर लाया जाए तो वो पूरा का पूरा मेटल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसीलिए बीच में एक फिल्टर लगाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब वो इस फिल्टर को यूज में ले रहे होते हैं तब वो एकदम बीच से ही टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर थॉर उस बॉने को कहने लगा कि अब इसके बीच का फिल्टर मैं खुद बनूंगा और तुम अपना काम पहले की तरह जारी रखो। यहाँ पर हमें काफी अच्छा सीन देखने को मिला था कि जब थॉर सीधा उस एनर्जी सोर्स के बीच खड़ा हुआ था ताकि वो उसने वेपन यानी अपने उस हथौड़े को हासिल कर सके। और फाइनली वो अपने इस वेपन को हासिल कर ही लेता है। लेकिन जब वो वेपन तैयार हुआ था तो पता चला कि उसमें लगाने के लिए हैंडल तो है ही नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रूट आकर उस हैमर में अपना एक हाथ फिट कर देता है और तब जाकर फाइनली एक बहुत ही जबरदस्त हथियार तैयार हो जाता है। और नया वाला वेपन थॉर के पिछले वाले वेपन से काफी ज्यादा ही पावरफुल था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन पर जाता है, जो कि अब वे उसी टाइटन प्लेनेट पर पहुंच चुके थे जहां पर थानोस रहता था। अब क्योंकि यहाँ पर नेबुला ने मेंटिस को मैसेज किया हुआ था कि हम टाइटन प्लेनेट पर तुम्हारी जरूरत है, तो इसीलिए पीटर क्विल, मेंटिस और ड्रैक्स वहां पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता ये चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज थानोस के आने से पहले फ्यूचर को देखने लग गया था। वो देखता है कि आगे कितने पॉसिबिलिटीज हैं कि हम थानोस से जीत सकते हैं, जिनमें वो देखता है कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें कि वो थानोस से तो जीत सकते हैं। लेकिन तभी उसी टाइम पर हम वहां पर थानोस को देख पाते हैं, जो कि वो भी अब यहाँ पर आ चुका था और वो यहाँ पर टाइटन प्लेनेट पर डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन को लेने के लिए आया हुआ था। इसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका, विजन, ब्रूस बैनर और वोंग दिखाए जाते हैं, जो कि विजन के साथ वकांडा पहुंच चुके थे, जिन्हें लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वे सभी यहाँ पर माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हुए हैं। और तभी वहाँ पर शूरी, जो कि ब्लैक पैंथर की सिस्टर थी, वो उन सब से कहने लगी कि मैं माइंड स्टोन को विजन के सर से अलग तो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए टाइम चाहिए। तब वे भी लोग कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर आने वाले ब्लैक ऑर्डर टीम से मुकाबला करेंगे, तब तक तुम विजन से माइंड स्टोन को निकालने की कोशिश करो। कि तभी हम यह भी जान पाते हैं कि थानोस की पूरी ब्लैक ऑर्डर टीम विजन से उस माइंड स्टोन को हासिल करने के लिए वहां पर पहुंच चुकी थी। हम देखते हैं कि इस पूरे टीम को लीड प्रॉक्सिमा, मिडनाइट, कोर्वस, ब्लेड और ऑब्सिडियन कर रहे थे। वहां पर उन तीनों की प्रेजेंस को देखते हुए उन सभी एवेंजर्स को यही लग रहा था कि उनका पलड़ा भारी हो चुकी है। लेकिन वहां पर ब्लैक पैंथर एक बहुत ही बड़ा डोम बना डालता है, जिसकी मदद से उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन जैसा एक सर्कल बन जाता है। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि ब्लैक ऑर्डर की टीम की तादाद काफी ज्यादा है और वो किसी भी वक्त पीछे की दरवाजे से अंदर आकर विजन पर हमला कर सकते हैं, तब फाइनली वो डिसाइड करते हैं यह कि हम सामने के दरवाजे को थोड़ा सा ही खोलेंगे, जिसमें से उस रास्ते पूरी की पूरी ब्लैक ऑर्डर की टीम अंदर आएगी। तो इस तरह से हम सभी उन्हें बहुत ही आसानी के साथ मारते चले जाएंगे और उन्हें हम लड़ाई करने में बिजी रखेंगे। और तब तक शूरी विजन से उस माइंड स्टोन को बाहर निकाल देगी। इसके बाद सामने वाला दरवाजा खोल दिया जाता है, जहां पर पूरी की पूरी ब्लैक ऑर्डर टीम उन सभी एवेंजर्स से लड़ने लग जाती है। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि हल्क अपने असली रूप में आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ब्रूस बैनर हल्क वाली रूप में तभी आता था जब उसे किसी से लड़ाई करनी पड़ी थी, वरना ज्यादातर वो ब्रूस बैनर के रूप में ही रहता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अब वो थानोस से बहुत ही ज्यादा डरने लग गया था और यही तो वजह थी जिसकी वजह से वो हल्क नहीं बन रहा था। खैर, वो ऐसे ही इस लड़ाई में शामिल हो जाता है और यहाँ पर हमें इस मूवी की सबसे बड़ी फाइट दिखाई जाती है, जो कि एवेंजर्स और ब्लैक ऑर्डर के बीच चल रही थी। इस फाइट में हमें ऐसी सीन्स देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर रूह तक कांप उठेंगे। और फाइनली ब्लैक ऑर्डर की तीनों कमांडर यानी प्रॉक्सिमा, मिडनाइट, कोर्वस, ब्लेड और ओन ऑब्सिडियन, जो कि इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे, वो यहाँ पर मारे जाते हैं। साथ साथ एवेंजर्स विजन को भी इसी लड़ाई में शामिल कर लेते हैं। लेकिन तभी उसी टाइम यहाँ पर हमारे लाजवाब हीरो थोर की काफी खतरनाक एंट्री हो जाती है। जैसे ही उसकी एंट्री हुआ तो वो जोर से चिल्लाया, कहाँ है ये बैगन वाला थानोस? उसकी ऐसी आवाज सुनकर ब्लैक ऑर्डर के बचे हुए टीम काफी डर चुकी थी। यहाँ पर थॉर भी उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। इसके बाद हम टाइटन प्लेनेट पर थानोस को देख पाते हैं, जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के साथ लड़ रहा था।
यहाँ पर ये लोग हालांकि थानोस को काबू करने और उसके हाथ से गोल्ड आर्मर को निकालने की काफी कोशिश करते हैं। थानोस तो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सभी को मारना शुरू कर देता है, किसी को भी वो अपने आगे टिकने नहीं दे रहा था। लेकिन इस फाइट के बीच एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो पूरे टीम थानोस को पकड़ ही लेती है और स्पाइडरमैन उनके हाथ से उस गोल्ड आर्मर को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी गलती कर देता है। वो थानोस के पास आकर उससे पूछने लग गया कि तुमने गामोरा का क्या किया, और वो थानोस के मुंह पर अपने गन से ताबड़तोड़ मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से थानोस फिर से होश में आ जाता है और वो फिर से अपना गोल्ड आर्मर पहनकर उन सभी को मारने लग जाता है। उन पर भारी पड़ने लग गया था। अब यहाँ पर हमें एक और काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिलता है, जहाँ पर टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन थानोस से लड़ रहे होते हैं। देखने को मिला कि आयरन मैन का यह शूट काफी पावरफुल था, इसीलिए अब उनके बीच एक जबरदस्त टेक्निकल फाइट होने लग गई थी। अब यहाँ पर हालांकि थानोस के बॉडी से सिर्फ खून का एक ही कतरा निकला हुआ था, लेकिन उसकी एक ही ड्रॉप की वजह से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो टोनी स्टार्क को उसी के हाथ से ब्लेड निकालकर उसे काफी ज्यादा ही इंजर्ड कर देता है और उसे जान से मारने लग जाता है। तब यह देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि तुम इसे मत मारो, तुम इसे छोड़ दो, और अगर तुम इसे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें अपना टाइम स्टोन दे दूंगा। अब हालांकि टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन यहाँ पर टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन की जान को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को यह सेक्रीफाइस ना चाहते हुए भी करना पड़ जाता है और अपना टाइम स्टोन थानोस को दे देता है। और जैसे ही थानोस को उसका 5वां स्टोन हासिल हुआ तो वो उन सारे स्पेस स्टोन को यूज में लेते हुए वहां से निकल जाता है और टाइटन प्लेनेट से सीधा वो अर्थ पर पहुंच गया, यानी वकांडा में, जहां पर पहले ही ब्लैक ऑर्डर के बीच इनमें फाइट चल रही थी। उधर विजन और वांडा के बीच बातचीत चल रही थी। यहाँ पर विजन वांडा को कहने लगा कि अगर थानोस यहाँ पर आकर मुझे जान से मारकर माइंड स्टोन लेगा तो तब भी मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर तुम ये स्टोन निकाल दोगी तो तब भी मैं मर जाऊंगा। तो क्यों ना तुम ही मेरे अंदर से इस माइंड स्टोन को निकालकर मुझे आजादी दो, जिसके बाद इस माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे होगा यह कि थानोस जो करना चाह रहा है वो उसमें नाकामयाब रहेगा। अब यहाँ पर वांडा ना चाहते हुए भी विजन के सर से उस माइंड स्टोन को निकालने की कोशिश करती है और फाइनली वो उन माइंड स्टोन को विजन के सर से निकालने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे डिस्ट्रॉय करने लग गई तो वहाँ पर थानोस आ जाता है, जो यहाँ पर आते ही वो टाइम को रिवर्स करता है, यानी टाइम को पीछे कर देता है, यानी उस टाइम में आ जाता है जब वो माइंड स्टोन विजन के सर पर लगा हुआ था और वो विजन के सर से माइंड स्टोन ले लेता है और उसे अपने गोल्ड आर्मर में पहन लेता है। अब यहाँ पर थानोस उस सारे स्टोन को ले चुका था, लेकिन एंड वक्त पर थोर की जबरदस्त एंट्री होती है और वो ऊपर से ही अपने नए वाले हैमर को थानोस पर दे मारता है। लेकिन यहाँ पर थानोस थोर से कहने लगा कि थोर, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इस हैमर को मेरे सर पर मारना चाहिए था। यह कहते ही थानोस चुटकी बजा देता है, जिससे पूरा यूनिवर्स, पूरा का पूरा अर्थ ही 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सोल वर्ल्ड में आता है, जहाँ पर थानोस खुद को पूरी तरह से अकेला पाता है और उसके ठीक सामने छोटी गामोरा होती है, यानी जब वो एकदम बच्ची थी। यहाँ पर गामोरा अपने फादर थानोस से पूछने लग गई कि डैड डू इट, जिस पर थानोस कहता है कि एस। तब छोटी गामोरा पूछती है कि आपने क्या खोया, जिस पर थानोस कहता है कि सब कुछ। इस फाइट में वो इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि गामोरा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन बदकिस्मती से अब उसके लाइफ में नहीं थी। इसके बाद थानोस वापस अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर उसके सामने थोर और बाकी के सारे एवेंजर्स थे। लेकिन अब क्योंकि उसके पास सारे स्टोन्स थे, इसीलिए वो स्पेस स्टोन की मदद से खुद को टेलीपोर्ट करके कहीं और चला जाता है और उसके जाने के बाद बचता है तो सिर्फ राख, और पूरे यूनिवर्स के साथ साथ अर्थ की आधी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाते हैं। हर कोई वहां से राख बनकर गायब होता जा रहा था। इसके बाद हम थानोस को देखते हैं, जो कि किसी हट में था। यहाँ पर वो काफी खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो फाइनली अपने मिशन में सक्सेस हो गया था। उसने पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। इसके बाद हमें मारिया हिल के साथ निक को दिखाया गया, जो कि एक गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहे थे, मगर वो भी यहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर निक फ्यूरी अपने पॉकेट से एक छोटा सा डिवाइस निकालता है और वो फौरन से किसी को मैसेज कर देता है। और जब उसके गायब होने के ठीक बाद हमें उस डिवाइस को दिखाई जाती है, तो उसमें हमें पता चलता है कि दरअसल उसने वो मैसेज कैप्टन मार्वेल को भेजा हुआ था। और इसी के साथ यह कहानी, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।